लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सीटेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो साथियों, इस सेशन में बहुत लंबा सेशन नहीं होगा, एक संपूर्ण विश्लेषण हम सभी लोग लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के विषय में हम सभी लोग करने वाले हैं। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, अपने अपने मित्रों तक वीडियो को पहुंचा देंगे। सेशन का प्रारंभ करते हैं हम सभी लोग। सबसे पहले मुख्य अवधारणा के विषय में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बातचीत हमारी होगी अवधारणा और पृष्ठभूमि को लेकर के बातचीत। तो देखिए, अगर हम बात करें जनक की, तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, ये नैतिक विकास सिद्धांत के एक तरीके से प्रस्तावक माने जाते हैं। आधार इनका क्या रहा है? इन्होंने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से प्रेरित होकर के नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत ये बेशक है, लेकिन ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से प्रेरित है, तो इसका मतलब है इसका भी नेचर कॉग्निटिव नेचर होगा, बौद्धिक नेचर होगा, संज्ञानात्मक होगा, सामाजिक नहीं होगा। तो याद रखिएगा, एक पहला क्वेश्चन आप सभी का यही कि प्रकृति कैसी है? सामाजिक नहीं है। बेशक नैतिक विकास का सिद्धांत है, लेकिन नेचर सामाजिक ना होकर के कॉग्निटिव है, यानी संज्ञानात्मक नेचर का सिद्धांत है ये। कैसे संज्ञानात्मक नेचर का है, आगे चर्चा करेंगे। मूल प्रश्न क्या है इनके सिद्धांत का? कोहलबर्ग यह नहीं जानना चाहते थे कि बच्चा का उत्तर जो है हाँ या ना है, सही और गलत के विषय में। वो जानना चाहते थे कि बच्चे ने जो भी निर्णय लिया है उसके पीछे का तर्क क्या है, उसके पीछे की रीजनिंग क्या है। सही और गलत के बारे में बच्चे जो भी निर्णय लेते हैं वो सही है या गलत है, केवल ये नहीं जानना चाहते थे। ये जानना चाहते थे कि बच्चा जो भी निर्णय ले रहा है उसके पीछे का लॉजिक क्या वो दे रहा है, उसके पीछे का तर्क क्या दे रहा है। तो महत्वपूर्ण परिभाषा इनमें आ जाती है नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा क्या होता है? सही और गलत के बीच चयन करने की जिस चिंतन प्रक्रिया का प्रयोग हम करते हैं उसे नैतिक तर्क कहते हैं, जिस आधार पर सही और गलत का निर्णय लिया जाता है। तो नैतिक तर्कणा को जानने के लिए इन्होंने बच्चों को नैतिक दुविधा में डाला और उसके लिए उन्होंने हाइंज की कहानी सुनाई। हिंज की कहानी क्या है कि यूरोप में एक महिला कैंसर से मरने वाली थी। डॉक्टरों ने एक रेडियम की दवा उसे बचा सकती थी। उस दवा को बनाने वाला केमिस्ट उसे बनाने की लागत मूल्य से 10 गुना ज़्यादा, यानी तकरीबन $2000 मांग रहा था। महिला का पति हाइंज उधार लेकर $1000 जमा कर पाया। उसने केमिस्ट से विनती की, दवा सस्ती में दे दो, उधार दे दो, लेकिन केमिस्ट ने मना कर दिया। अंत में हाइंज ने रात में दुकान का ताला तोड़कर अपनी पत्नी के लिए दवा चोरी कर ली। कॉलबर्ग ने बच्चों से प्रश्न पूछा कि क्या हाइंज को दवा की चोरी करनी चाहिए थी? यदि करनी चाहिए थी तो क्यों? यदि करनी चाहिए थी तो क्यों नहीं? इसी क्यों के जवाब पर सारे लेबल तैयार हो गए हैं। नैतिकता के इतने लेबल हैं जो बच्चों से उसने प्रश्न पूछा, बच्चों ने जो भी जवाब दिया, उस जवाब के आधार पर इसने नैतिक विकास के 3 लेवल बताए, यानी 3 स्तर बताए और 6 चरण बताए। 3 लेवल एंड 6 स्टेजेज, इसको ध्यान में रखना। अब हम बात कर लें नैतिक विकास के अगर लेबल की। पहला लेबल है पूर्व परंपरागत, दूसरा है परंपरागत लेबल कन्वेंशनल, तीसरा है उत्तर परंपरागत पोस्ट कन्वेंशनल लेबल। इस पर पहला चरण है, इस पर दूसरा चरण है, पूर्व परंपरागत पर, परंपरागत पर तीसरा चरण है, चौथा चरण है, उत्तर परंपरागत पर पांचवा चरण है, छठवां चरण है। आइए सभी चरणों के विषय में हम सभी लोग बात कर लें। आयु समूह की अगर हम बात कर लें तो 4 से 10 वर्ष का जो समय होगा वो पूर्व परंपरागत का चरण होगा। पूर्व परंपरागत स्तर पर बच्चे के अंदर खुद की नैतिकता नहीं होती है। वह सही और गलत का फैसला बाहरी कारकों जैसे कि दंड, पुरस्कार, बड़ों का डर के आधार पर करता है। तो कहाँ पर वास्तव में नैतिकता नहीं पाई जाती है? तो उसका जवाब होगा कि पूर्व परंपरागत चरण पर नैतिकता नहीं पाई जाती है। यहाँ पर नैतिकता नहीं पाई जाती है। इस स्तर पर बच्चे के अंदर खुद की नैतिकता नहीं होती है। याद रखिएगा, यहाँ पर पहला चरण, पूर्व परंपरागत स्तर का जो पहला चरण होता है वो दंड और आज्ञा पालन का होता है, पनिशमेंट एंड ऑबिडियंस ओरिएंटेशन होता है। एवॉइडिंग पनिशमेंट आप कह सकते हैं, दंड से बचने के लिए। सिद्धांत की बात अगर हम करें तो नियमों का पालन इसलिए करना है ताकि सजा ना मिले। यहाँ नैतिकता डर पर आधारित होती है। उदाहरण एक ले लीजिए, बच्चा क्लास में होमवर्क इसलिए पूरा करता है क्योंकि टीचर डंडा मारेगी। हाइंज की कहानी पर बच्चों ने क्या तर्क दिया था? हाइंज की कहानी पर तर्क ये था कि चोरी नहीं करना चाहिए। अगर हाइंज चोरी करेगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी और जेल में डाल देगी। सजा मिलना बुरी बात है, इसलिए चोरी करना गलत बात है। बच्चों ने प्रश्न का जवाब दे दिया कि हिंज को चोरी करना नहीं चाहिए था। पूर्व परंपरागत लेवल पर अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा चरण होता है साधनात्मक सापेक्षतावादी, यानी व्यक्तिपरकता और विनिमय, जिसको इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज बोला जाता है। इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन इसी को बोला जाता है। इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन
जो पर्पज होता है, या आप कह लीजिए यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता इसको कहते हैं। अब यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता की बात करें तो इसे जैसा का तैसा कहा जाता है, टिट फॉर टैट। याद रखिएगा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा की अवस्था भी कहते हैं। बच्चा अपने फायदे के लिए सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं तो तुम मेरे लिए भी कुछ करना। एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा इसका, तुमने कल मेरा टिफिन खाया था इसलिए आज मैं तुम्हारी पेंसिल लूंगा। या पापा, अगर मैं अच्छे नंबर लाऊंगा तो आप मुझे साइकिल दोगे। हिंज की कहानी पर बच्चे क्या तर्क देते हैं कि चोरी करनी चाहिए थी, क्यों? तो हिंज को दवा चुरा लेना चाहिए, अगर उसकी पत्नी ठीक हो गई तो वह उसके लिए खाना बनाएगी और उसका ख्याल रखेगी। इसमें हिंज का ही फायदा है ना। बाबू सोना कहेगा, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, ये बातें बोलेगी, तो लाभ ही लाभ होगा। इसलिए लाभ के आधार पर चोरी कर लेना चाहिए था। तो हम लोगों ने 2 चरण खत्म कर लिया, यानी पूर्व परंपरागत स्तर हम लोगों ने पढ़ करके समाप्त कर लिया। इसी बीच एक न्यूज आपको दे देते हैं। 25 जनवरी को सुबह 9 बजे, जी हाँ, 25 जनवरी को सुबह 9 बजे, सवा 9 बजे, जबरदस्त क्लास में लेकर के आ रहा हूँ, महा मैराथन क्लास लेकर के आ रहा हूँ हिंदी पेडोगोजी की। हिंदी पेडोगोजी की ये महा मैराथन क्लास आपको शैलेश क्लासेस के प्लेटफार्म पर देखने को मिलेगी। यूट्यूब पर शैलेश क्लासेस का प्लेटफार्म आप सर्च करिएगा, वहाँ पर आप मिलिए। संडे को महा मैराथन हिंदी का जोरदार तरीके से 8 घंटे की क्लास चलेगी, पूरी तैयारी की गारंटी होगी। अब हम चलते हैं दूसरे चरण की तरफ। दूसरा चरण जो हो, दूसरा लेवल जो होता है वो परंपरागत लेवल होता है, कन्वेंशनल लेवल जिसको कहते हैं। आयु जो होती है 10 से 13 वर्ष इसका माना जाता है ना। आयु के आधार पर उसने अध्ययन किया था। इस स्तर पर बच्चा समाज, परिवार और देश के नियमों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। वह नियमों का पालन इसलिए करता है क्योंकि समाज ऐसा चाहता है, मतलब समाज के चाहने के आधार पर चलेगा। इसलिए यहाँ पर जो चरण आएगा, 2 चरण आएगा। एक चरण 3 आएगा और एक चरण 4 आएगा। चरण 3 पर अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अभिमुखता होगी, गुड बॉय गुड गर्ल का ओरिएंटेशन होगा, या इसी को आप कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग कहेंगे, है ना। नियम और कानून की अभिमुखता इसको कहेंगे। सामाजिक अनुमोदन बनाने की अभिमुखता इसको बोलेंगे। एक एक बात को ध्यान से सुनते रहिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ बच्चा दूसरों की स्वीकृति यानी अप्रूवल पाना चाहता है, वह चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें। यहाँ नीयत मायने रखती है। ध्यान दीजिएगा, लोगों का अनुमोदन चाहिए इसको, सामाजिक अप्रूवल। इसीलिए इसी को लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत भेजेंगे। हालांकि नियम और कानून अगले नंबर पर आएगा, सॉरी फॉर मिस्टेक। यहाँ पर प्रशंसा चाहिए, यहाँ पर प्रशंसा चाहिए। हमने नियम व कानून की बात कर ली, लेकिन यहाँ पर प्रशंसा की बात आ जाती है। ठीक है, उदाहरण एक ले लेते हैं। एक छात्र अपना लंच किसी गरीब को दे देता है ताकि पूरी क्लास और टीचर कहें वाह कितना दयालु है। अब हिंज की कहानी पर बच्चे क्या तर्क देते हैं कि चोरी करनी चाहिए। हाइंज का चोरी कर लेना चाहिए क्योंकि वह एक अच्छा पति है। वह एक अच्छे पति का धर्म है पत्नी को बचाना। अगर वह चोरी नहीं करेगा तो लोग कहेंगे वह निर्दयी है। दूसरा तर्क देते हैं चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना बुरी बात है, अच्छे लोग चोरी नहीं करते हैं। यहाँ पर बच्चों की 2 नैतिकता है, दोनों नैतिकता के पीछे का तर्क मैंने समझाया। कानून और व्यवस्था की अभिमुखता की बात करें तो ये होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग। हमने गलत कर दिया था शुरुआत में। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग की बात करें जहाँ पर रूल्स आर रूल्स होता है, यहाँ पर रूल्स आर रूल्स होता है। नियम पत्थर की लकीर है, एक बात ध्यान दीजिएगा। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। नियम किसी भी परिस्थिति में तोड़े नहीं जा सकते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा, मैं रेड लाइट पार नहीं करूंगा चाहे रात के 2 बज जाएं, कोई पुलिस वाला ना हो क्योंकि यह नियम है। हिंज की कहानी पर क्या तर्क देते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना कानून के खिलाफ है। हिंज की मंशा चाहे जो भी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन चोरी करना है। अगर हर कोई अपनी जरूरत के लिए कानून तोड़ेगा तो समाज कैसे चलेगा। यहाँ पर बच्चों का तर्क ये हो जाता है। इसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर अपन चलते हैं, उत्तर परंपरागत। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल यह नैतिकता का उच्चतम स्तर है। यहाँ व्यक्ति समाज के बनाए नियमों के ऊपर उठ करके खुद के सिद्धांतों और मानवता के आधार पर फैसले लेता है। कोहलबर्ग के अनुसार बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। यहाँ पर ह्यूमैनिटी मायने रखती है। ला जो है उसका तराजू कम कमजोर हो जाता है, मानवता का तराजू का जो है हाँ हावी होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। चरण 5 कहाँ पर आता है, पोस्ट कन्वेंशनल पर आता है, उत्तर परंपरागत पर। व्यक्ति मानता है कि नियम लोगों की भलाई के लिए बनाए हैं। अगर कोई नियम किसी के जीवन या मानव अधिकार का हनन कर रहा है तो उस नियम को बदला जा सकता है या तोड़ा जा सकता है। बहुमत का भला करने के लिए नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है।
उदाहरण हो जाएगा, एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए रेड लाइट तोड़ देना सही है क्योंकि नियम से ज़्यादा कीमती किसी की जान है। हिंज की कहानी पर बच्चे क्या तर्क देते हैं कि चोरी करनी चाहिए, हिंज को दवा चुराना चाहिए। हालांकि चोरी करना कानूनन गलत है, लेकिन जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, संपत्ति का अधिकार से बड़ा है। ऐसे कानून को बदल देना चाहिए जो जान बचाने में बाधा पड़ता हो। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं छठे चरण की, जो उत्तर परंपरागत पर छठा चरण है, लास्ट वाला, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जिसको कहा जाता है। यहाँ व्यक्ति अपनी अंतरात्मा यानी कॉन्शियस की आवाज़ सुनता है। वह ऐसे सिद्धांतों को, सत्य, अहिंसा, न्याय का पालन करता है जो पूरी मानवता के लिए सही हो, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उदाहरण, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, भगत सिंह। मैं सच का साथ दूंगा चाहे मुझे जेल हो जाए या फांसी। हिंज की कहानी पर बच्चे क्या तर्क देंगे कि मानव जीवन का सम्मान एक सार्वभौमिक मूल्य है या किसी भी कानून, रिश्ते या परिस्थिति से ऊपर है। हिंज ने चोरी करके मानवता की रक्षा की है। यहाँ पर लोगों का तर्क ये आ जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कोहलबर्ग के सिद्धांत में। जहाँ पर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही, वहाँ पर उनके सिद्धांत में कुछ गलतियाँ भी हैं। आलोचना पक्ष यहाँ पर देख लिया जाए तो कैरोल गिल्गिन का नाम बहुत प्रसिद्ध है आलोचना को लेकर के। लिंग भेद के आधार पर इन्होंने आलोचना की है, आरोप लगाया कि गिल्गिन ने आरोप लगाया कि जो कोहलबर्ग की शिष्या भी थी, इन्होंने कहा कोहलबर्ग का सिद्धांत पुरुष प्रधान यानी जेंडर बाइस्ड से लिप्त हुआ है। गिल्गिन ने यह बताया कि ये जो सिद्धांत है ना, ये सिद्धांत जो है जेंडर का क्या करता है, विभेद कर देता है, जेंडर में महिलाओं को कमजोर मानता है। तर्क देती हैं कि कोहलबर्ग ने सिर्फ लड़कों या पुरुष पर प्रयोग किया था, इसलिए इन्होंने महिलाओं के तर्क को नहीं समझा था। तुलना, कंपैरिजन अगर हम करें, पुरुष के अंदर नैतिकता में न्याय पाया जाता है, जस्टिस को महत्व देते हैं पुरुष, और महिलाएं किस पर ध्यान देती हैं, देखभाल, केयरिंग को ध्यान देती हैं, मानवीय रिश्ते को महत्व देती हैं, चरण 3 पर रहती हैं। निष्कर्ष क्या हो जाए, कोहलबर्ग ने देखभाल के नजरिए को न्याय से कमतर आंका, जो कि गलत है। अन्य कुछ आलोचनाएं भी हैं। सांस्कृतिक पूर्वाग्रह की आलोचना भी लगाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। पॉपुलर क्वेश्चन कैरोल गिल्गिन का है, अन्य पर हम ध्यान नहीं देते हैं, अन्य भी सवाल बन सकता है। जैसे सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, कल्चरल बाइस का आरोप लगाया जाता है। कोहलबर्ग का सिद्धांत पश्चिमी संस्कृति पर आधारित था। भारत जैसे देशों में जहां परिवार और समाज की आज्ञा, परंपरागत स्तर को सर्वोच्च धर्म माना जाता है, वहां के लोग कोहलबर्ग के पैमाने पर कम नैतिक दिख सकते हैं, जो सही नहीं है। नैतिक तर्क बनाम नैतिक व्यवहार की बात अगर हम करें, रीजनिंग बनाम बिहेवियर, तो जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति सोच या तर्क में नैतिकता हो रखता हो, वह असल जिंदगी में, व्यवहार में भी वैसा ही हो। कोहलबर्ग ने सिर्फ तर्क पर ध्यान दिया, व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया, एक आरोप और लगाया जाता है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें शैक्षिक दृष्टि से महत्व की, तो देखो, नैतिक दुविधाएं प्रस्तुत करना, यूज मॉरल डिलेमा, कह रहा है एक शिक्षक के रूप में आप इस सिद्धांत का प्रयोग कक्षा में कैसे करेंगे। बच्चों को सीधे भाषण ना दें, झूठ बोलना पाप है, बल्कि उनके सामने कहानियां रखें, स्थितियां रखें। उदाहरण, अगर दोस्त ने होमवर्क नहीं किया तो क्या तुम उसे अपनी कॉपी दोगे जबकि सर ने मना किया है। तो इससे उनकी चिंतन क्षमता बढ़ेगी, बच्चों की सही और गलत में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। समूह चर्चा को प्रेफरेंस देना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन को। बच्चों को समूह में बांटें और उन्हें चर्चा करने दें। परिणाम क्या होगा, जब वे एक दूसरे के तर्क को सुनेंगे तो वो अपने स्तर से अगले स्तर यानी नेक्स्ट स्टेज की तरफ आगे बढ़ेंगे। शैक्षिक महत्व में अगर हम अगले पर चलें, तो लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण करें। कक्षा में ऐसा माहौल बनाएं जहां बच्चे बिना डर के अपनी राय रखें। लेबल के अनुसार शिक्षण करें। छोटे बच्चों को स्तर 1 के लिए स्पष्ट नियम और परिणाम, पुरस्कार व दंड की भाषा का प्रयोग हो। किशोरावस्था यानी 2-3 के लिए आप सिद्धांतों और समाज कल्याण की बात करें। ध्यान दीजिएगा एक बात, यहाँ पर हमने छोटे बच्चों के लिए एक चीज यहाँ पर कहा, पुरस्कार व दंड का प्रयोग करें, है ना, या भाषा का प्रयोग करें, स्पष्ट नियम और परिणाम का। तो ये तो गलत होता है ना। आप कहेंगे सर ये गलत होता है, स्पष्ट नियम, परिणाम या पुरस्कार व दंड। लेकिन जब वह कोहलबर्ग के अनुसार पूछेगा, स्पेशली कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग पूछ देगा, तब आपको ये उत्तर सही करना पड़ेगा। मैक्सिमम लोग गलती कर जाएंगे क्योंकि पुरस्कार व दंड को लेकर के नकारात्मकता लोगों में है कि ये विकल्प काटना है। लेकिन अगर बात कर देगा लेबल के हिसाब से कोहलबर्ग के अनुसार छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, तो वो यहाँ पर आ जाता है। उनके अंदर नैतिकता के विकास के लिए डर दिखाना जरूरी है। अंत में हम सभी लोग निष्कर्ष रूप में कुछ बातें भी समझ लेते हैं। कोहलबर्ग का मानना था कि नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी बच्चा सीधे चरण 1 से 4 पर नहीं जा सकता है, उसे क्रम से गुजरना होगा। सीटेट के लिए, परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा,
कि आप दुविधा यानी डिलेमा और तर्क के संबंध को पहचान लें कि क्या दुविधा होती है और उस पर उससे बाहर निकलने के लिए तर्क क्या लगाया सकता है। तब आप तीनों लेवल के 6 चरण को निश्चित तौर पर वेरीफाई कर पाएँगे। नहीं समझ में आएगा, वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। सेशन यदि आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को यदि आप पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो। और कमेंट अपना छोड़ दीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। इस तरीके का छोटा-छोटा सेशन आप सभी को मिलता रहेगा। एग्ज़ाम के पहले ये बूस्टर डोज़ की तरह काम करेगा। आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।